Welcome, Fox. So, we are going to start off with chapter 5th of ancient history, and this chapter is more about Stone Age. Until now, we had understood how we should move toward ancient history, how we can start off with ancient history, how geography influences history, and all those basic things that should be required if we want to dig deep into ancient history part. Now, we are starting it off officially about ancient history, and firstly, will come around prehistoric era. Prehistoric era basically means the era over which, like, it's normally called as Stone Age, where the tools were made of stone and the people were not inclined and were not knowing how to write and all. So that's why even हमने first video में discuss किया था, time until which people are not able to write it down, we don't call them as to be civilized. तो हम वो सारी चीजें start करेंगे from the basics. So we have to start from Stone Age and slowly we will proceed toward the Metal Age, और उसके बाद जो Bronze Age वगैरह वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी. जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने वो पूरे डायग्राम से डिस्कस किया था. तो वो हम अपनी जो सीरीज मतलब ये चैप्टर हैं आगे आगे प्रोसीड करेंगे तो वो सारे चैप्टर्स हम अब कवर करते चलेंगे. तो अभी हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं विद स्टोन एज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, चैप्टर का नाम ही क्या है? स्टोन एज, द अर्ली मैन. अब अर्ली मैन क्यों कहा जा रहा है, आप यहां से देखना स्टार्ट कीजिए कि अर्थ इज ओवर 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड. जो अर्थ है वो बहुत पहले से ही है, मतलब 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये इनका अनुमान है. सो वी नेवर नो, शायद इससे ज्यादा टाइम का है जो अर्थ का एवोल्यूशन चल रहा है. और देखो, आप जब छोटे से बड़े होते हो, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो, तो हम लोग और बहुत सारी चीजें सीखते हैं. तो हम भी एवोल्यूशन में बहुत अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अर्थ के अपने हाथ में नहीं है इम्प्रूव करना. वो इम्प्रूव करना भी चाहे तो भी हम उसके इन्वायरमेंट को इतना डिग्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उस एवोल्यूशन को ज्यादा पॉजिटिवली हम क्लेम करते हैं कि शायद वो पॉजिटिवली जा रहा है, बट इन रियलिटी अगर हम नेचर की जो चेंजेस है उन सबको देखें तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है. सो फिर भी अभी हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ जो है वो 4000 मिलियन ईयर्स अगो जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. एंड उसकी क्रस्ट से हमें जो पता चलता है कि द एवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट शोज 4 स्टेजेस. अब देखो, फोर्थ जो स्टेज है, लास्ट स्टेज, उसे बोलते हैं क्वार्टनरी, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दीज टू क्लासिफिकेशन में. अब प्लिस्टोसीन है और होलोसीन है. जो प्लिस्टोसीन है वो मोस्ट रिसेंट वन है जिसके अंदर के फर्दर क्लासिफिकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे. आप बेसिकली इतना समझ लिए कि 4000 मिलियन ईयर्स अगो है, तो डेफिनेटली उसकी फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होंगी. तो हमें समझना सिर्फ इतना है कि हम जो मोस्ट रिसेंट वाला है ना फेस, वो समझ रहे हैं. मतलब 4000 मिलियन ईयर अगो है, तो एक 1000 मिलियन ईयर अगर हम लगाएं तो भी 4 स्टेजेस में हमने उसे डिवाइड कर दिया. एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि 4000 है तो उससे याद रखना 4 स्टेजेस में से डिवाइड कर दिया. और जो मोस्ट रिसेंट है जिसे प्लिस्टोसीन बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. अब अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे और आगे आप देखिएगा हम उसके अंदर जो मैन है या जो ह्यूमन बींग्स है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो डिस्कस करते हैं. अब देखो, एवोल्यूशन में हम स्टार्टिंग में ये प्री हिस्टोरिक एरा है, तो प्री हिस्टोरिक एरा में मैं आपसे पहले ही बोल रही थी कि द पीपल दैट वर देयर वो लिखते नहीं थे, राइटिंग के स्किल्स नहीं थे. तो राइटिंग स्किल्स नहीं थे, कॉइन्स नहीं होंगे, ये सब कुछ नहीं होगा. तो वो सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की है, जिनके बेसिस पे हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो दोनों या वो सारी चीजें, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, वो सब चीज तो इसमें हम स्टडी नहीं कर सकते. तो वो लोग यूज क्या करते थे? देखो, आप चाहे हंटिंग गैदरिंग करो, चाहे कुछ भी करो, जब भी इंसान इस धरती पे आएगा उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए. तो ऐसा तो होगा नहीं जो स्टोन एज में लोग थे वो कुछ खाते नहीं होंगे, खाते तो वो होंगे, पर उन्हें एग्रीकल्चर उस समय अगर नहीं आता था तो डेफिनेटली वो एनिमल्स को खाते थे. और अगर एनिमल्स को खाते थे तो एनिमल्स को मार के आप सीधा तो खा नहीं सकते, उनका स्किन उतारना पड़ेगा फिर खाओगे. तो स्किन उतारने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए. अब वो कुछ ना कुछ टूल्स क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें मेटल्स नहीं पता, इन सारी चीजों का नहीं पता, तो वो कुछ ना कुछ टूल्स क्या है? स्टोन्स. वो स्टोन्स को एज अ टूल यूज करते थे. इसी से हम उनकी पूरी हिस्ट्री ट्रैक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या उनके बारे में देखेंगे कि वो सबसे पहले खाना कहाँ से लाते थे, क्या खाते थे, उनकी सेटलमेंट कैसी थी. फिर हम देखेंगे कि वो कौन से टूल्स यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पे और किसी चीज के बारे में देख के हम नहीं समझ सकते कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा या वो क्या करते थे. वो क्या करते थे ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो किस चीजों का यूज करते थे, किन टूल्स का यूज करते थे. और क्योंकि वो स्टोन्स को एज अ टूल यूज करते थे, इसी वजह से इस पर्टिकुलर एज को स्टोन एज बोला जाता है.
आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसे स्टोन एज क्यों बोलते हैं। और सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक एरा में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो किस तरह से प्रोमिनेंस में आए। और देखो वो प्रोमिनेंस में कैसे आएंगे, स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए वो हंटर गैदरर होंगे, तो इसलिए वो स्टोन टूल्स की तरह से यूज होंगे। फिर हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे आयरन एज होगी, कैसे ये ब्रॉन्ज एज होगी, तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। उनमें क्या होगा, वो मेटल का प्रोमिनेंस ज्यादा होगा, यूसेज ज्यादा होगा। और वो यूसेज अभी तो कॉइन्स नहीं है, उस समय कॉइन्स भी होंगे, उस समय टूल्स भी होंगे, इंस्क्रिप्शंस भी होंगी, तो हम वहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो फॉर टाइम बिंग लेट्स कंसंट्रेट आवरसेल्फ टुवर्ड्स स्टोन एज। So man is said to have appeared on earth in early Pleistocene in Africa. ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले अफ्रीका में जो मेन है उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, या मेन को नॉर्मली वहां से ट्रेस किया जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले मेन को ट्रेस किया गया था। सो अब ये एक ऐसा डायग्राम है जो आपने पहले भी देखा है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि अगर हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग अभी हमने देखा ना कि 4000 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब जो अर्थ का फॉर्मेशन था वो स्टार्ट हो गया, 4 स्टेजेस में से हमने डिवाइड किया, और हम जो 4th स्टेज है उसका जो मोस्ट रिसेंट वाला फेस है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उस मोस्ट रिसेंट वाले फेस को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये पूरे का पूरा कवर करेंगे, पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और नियोलिथिक। फिर हम आएंगे ब्रॉन्ज एज पे, आयरन एज पे, वो हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे। और जब हम ये सारे डिफरेंट एजेस डिस्कस कर रहे हैं उसी में जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि हम जो मोस्ट रिसेंट फेस है उसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और नियोलिथिक। अब वो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब फिर वही बात आ रही है, जो हम ये फर्दर डिविजन्स कर रहे हैं, बहुत सारे डिविजन्स कर रहे हैं, सब डिविजन्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम टाइम पीरियड को टाइम फ्रेम में रख के एनालाइज कर सके। ग्रुपिंग वो टाइम फ्रेम में हो जाएगी ना तो हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसलिए हमने उसे अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्दर डिवाइड किया है, जो कि ये 3 डिविजन्स में है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच डिविजन वन बाय वन। सो इफ वी गो बाय पेलियोलिथिक, तो पेलियोलिथिक के अंदर इट हैव फेसेस, 3 फेसेस की बात होती है। मतलब पेलियोलिथिक को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अर्ली वाला जो फेज था वो है 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक का। फिर है मिडल पेलियोलिथिक, फिर है अपर पेलियोलिथिक। तो डेफिनेटली जो अपर है वो मोस्ट रिसेंट वाला होगा, मतलब इन सब में मोस्ट रिसेंट वाला होगा। तो हमने पेलियोलिथिक को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो पेलियोलिथिक जो एरिया है, मतलब जो पेलियोलिथिक टाइम फ्रेम है, वो पेलियोलिथिक के जो टूल्स मिलते हैं, जो उस समय के टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिले हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में। और इन अर्लीस्ट पेलियोलिथिक फेज मैन लिव्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्योंकि देखो खाना तो जब इंसान इस धरती पे आ गया उसे खाना ही है, तो वो खाना खाने के लिए वो कैसे वो क्या खाता था, वो क्या नहीं खाता था, वो हमें क्या पता चल रहा है। एक तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब हंटिंग करता था, तो हंटिंग से क्या होता था, मतलब जो हंट किया वो खा लिया, नॉनवेज के तरीके से हो गया। और एक तो फूड गैदरिंग, जैसे कोई फल वगैरह उन्हें कुछ भी स्पेशल, मतलब कुछ भी दिखा जो वो खा सकते, तो वो उस तरह से फूड खा लेते थे। तो बेसिकली वो इन चीजों पे बेसिक जो एक उनका पैटर्न था वो था हंटिंग का। The old stone age और Paleolithic culture in India developed in Pleistocene period of Ice Age, कि ये जो Paleolithic जो एज जो ये पूरा कल्चर फॉर्म्ड हुआ था वो एंड ऑफ आइस एज में हुआ था। और जो अर्ली ओल्ड एज है उसमें जो देखो हुआ क्या था, आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन के बारे में, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी ये आगे आएगा, जो एडवांस बुक्स होती हैं उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले आइस एज था, राइट। मतलब जब हम एवोल्यूशन की बात करें तो पहले आइस एज था, फिर धीरे धीरे एज टाइम प्रोसीडेड तो टेम्परेचर जो था वो लेस ह्यूमिड होता चला गया, वार्मर होता चला गया, और ऐसे ही जो हमारी अर्थ है उसके अंदर ह्यूमन सर्वाइवल और आसान होता चला गया और ह्यूमन एवोल्यूशन होता चला गया। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने बहुत सारी चीजें सीखी, फार्मिंग सीखी, है ना, कैसे वो अपनी लाइफ को और अच्छे से सिविलाइज्ड वे में जी सकते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे इंसान सीखता चला गया। तो यही बताया जा रहा है कि अर्ली जो ओल्ड स्टोन एज थी उसमें बेसिकली जो सारा एरिया था वो आइस एज के दौरान ही था, मतलब आइस के अंदर कवर्ड था। और उस समय हैंड एक्सेस, क्लीवर और चॉपर्स इनका क्यों यूज होता था, क्योंकि जब वो हंटिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर से स्किन निकालनी थी, जो भी उन्होंने हंट किया है, तो वो स्किन निकालने के लिए वो इस तरह के जो भी वो टूल्स यूज करेंगे, चाहे स्टोन टूल्स होंगे, वो काफी शार्प होने चाहिए, तभी वो स्किन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जो टूल्स यूज होते थे वो इस तरह के यूज होते थे। और स्टोन टूल्स वर यूज्ड मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग।
वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि चॉप करने के लिए यूज किया और डिगिंग के लिए और साथ के साथ स्किनिंग के लिए, क्योंकि वो उनका बेसिकली इसी चीज से उन्हें खाना खाना था। जो साइट्स मिलती हैं, इसकी साइट्स फाउंड इन वैली ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, थार डेजर्ट में मिलती है। तो ये बेसिकली मैं क्या आपसे इन सारी चीजों में डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमने अभी तक समझा, क्या समझा कि अर्थ को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, सब कैटेगराइजेशन की है, एंड हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पेलियोलिथिक साइट्स है, ये पेलियोलिथिक जो एज है, उसके अंदर जो बेसिक ह्यूमंस थे, मतलब बेसिक एक उनका क्राइटेरिया था, जो वो क्या था कि वो हंटर थे, और उनके जो टूल्स थे वो भी उनके जो पर्पस है उसको हल करने के लिए थे। तो इसलिए वो भी उस तरह से, जैसे स्किनिंग वगैरह के लिए जैसे टूल्स चाहिए वैसे ही स्टोन टूल्स थे। अब बात आती है उनकी साइट्स की। तो साइट्स वही हम बात कर रहे हैं कि वो सोन रिवर के पास वाली जो साइट है पंजाब में, वहां पे मिलती है। टूल्स ऑल्सो फाउंड इन बेलन वैली इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, डिंडवाना इन राजस्थान, वैली ऑफ बल। अब देखो ये जो साइट्स है, ये एक ऐसी चीज है जो आप मैप में इन्हें एक बार लोकेट कीजिए। जितनी भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे अभी से ही, आपको क्या करना है, एक खाली जो हमारा इंडिया का मैप होता है वो पॉलिटिकल मैप लीजिए, और हर एक साइट चाहे वो किसी भी एज के है, जैसे हम यहाँ पे अब बेसिकली हम 3 एजेस देखेंगे, राइट। तो मतलब टाइम फ्रेम देख लो या टाइम पीरियड कुछ भी बोल लो, तो हम 3 टाइम पीरियड्स देखेंगे। तो हमें वो 3 टाइम पीरियड्स की जितनी साइट्स आप बुक में देखोगे उन्हें सबको मैप में पॉइंट आउट करना है। उससे होगा क्या, आपको एक रफ आइडिया होगा, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज होगा कि कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ मिली है। जैसे अभी हमने जब पहले की वीडियोस देखी थी तब हमने देखा था कि जब ह्यूमन सेटलमेंट होनी स्टार्ट हुई थी तो बेसिकली वो सेटलमेंट अराउंड रिवर का जो कोर्स होता था, जी वो रिवर का एरिया होता था, जो बैंक्स होते थे रिवर्स के, वहां पे वो सेटलमेंट करते थे, क्योंकि उनकी नीड ऐसी थी। उन्हें क्या था, उन्हें क्रॉपिंग करना था, तो वो पानी अपने आप से आता था, वो क्रॉपिंग मतलब हार्वेस्ट उनका सही हो जाता था। तो वही चीज है, हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से स्टेब्लिशमेंट करता है। तो ये जो साइट्स हैं, जैसे ये पेलियोलिथिक की हो जाएगी, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो ये जो साइट्स होंगी इनके स्टेब्लिशमेंट डिपेंड करेंगे इन लोगों के यूसेज के ऊपर। तो वो भी आपको एक पैटर्न पता चलेगा, और जैसे आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे वैसे आपको लोकेशंस याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आई वांट फ्रॉम यू कि आप जितनी, अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो टूल्स मिले हैं ये पेलियोलिथिक के, तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आप प्लीज उन्हें मैप में पॉइंट आउट कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि वो कहाँ कहाँ मिले हैं, और उसका फोटो खींच के जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, साथ के साथ करिएगा प्लीज, इस चीज में बिल्कुल डिले मत करना। जैसे ही वीडियो आप पूरा ये कर लेते हो उसके बाद उसका एक फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई वॉन्ट टू सी कि आपने वो असाइनमेंट किया है या नहीं किया है। हम पूरी जर्नी में बोलते हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट होगी तो हम अच्छे से आगे काम करते रहेंगे। नाउ आई एम सेटिंग योर अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू पॉइंट आउट ईच एंड एवरी स्टेट और ईच एंड एवरी लोकेशन ऑन द मैप एंड टेक इट्स पिक एंड उसको अपलोड करो कमेंट सेक्शन में, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो दैट मीन्स आपकी अकाउंटेबिलिटी में सेट कर रही हो पर आप खुद ही अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। सो इट्स योर assignment that you do that, and I always say one thing, the way you do one thing is the way you do all things. तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू, आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते। सो आई हैड शेयर्ड माय लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माय अनदर यूट्यूब चैनल दैट इज डेडिकेटेड टू प्लान बी, और आई ऑलवेज कॉल इट एज अ रीइन्वेंशन जर्नी। So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. This is about more about the early Paleolithic. अगर हम बात करें तो अब आता है मिडिल पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक हमेशा जब भी हम कोई भी टाइम फ्रेम में बात कर रहे होते हैं या किसी भी चीज में नॉर्मल क्राइटेरिया में है, जो मिडिल वाला चीज होता है ना, मिडिल स्टेज होता है, तो वो बेसिकली उसका कैटेगराइजेशन करना इतना मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होते हैं। जो एक्सट्रीम चेंजेस मिलेंगे वो अपर और लोअर एंड पे मिलते हैं, बीच में जो ट्रांजिशन फेस होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर हम टूल्स की बात करें, वैरायटी ऑफ ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोर्ड्स एंड स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स एंड ज्योग्राफिकल हॉरिजन कोइंसाइड विद लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। तो पॉइंट वही है कि बेसिकली
जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था अगर हम मिडल पैलियोलिथिक की बात करें। अब आती है बात अपर पैलियोलिथिक की। मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी हम डिफरेंस देखेंगे, जो ड्रास्टिक डिफरेंसेस देखेंगे वो तब दिखते हैं जब हम अपर और लोअर की बात करते हैं। मिडल वाला जो होता है उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सो अब अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो इस समय तक जो क्लाइमेट था वो काफी कम ह्यूमिड हो चुका था। सो दैट मीन्स थिंग्स वर टर्निंग टू बी गुड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। सो इट कंसाइड विद लास्ट फेज ऑफ आइस एज when climate became comparatively warm। अब वो वार्म क्लाइमेट के कारण ह्यूमन सर्वाइवल इजी होने लग गया था। और देखो जैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, आइस एज खत्म होती चली गई, तो वैसे ही और बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ओपन अप होती चली गई। क्योंकि जैसे जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, इन्वायरमेंट लेस ह्यूमिड होता चला गया, थोड़ा वार्मर होता चला गया, तो डेफिनेटली जो डिफरेंट वेजिटेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। तो जैसे वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ा तो ह्यूमंस को समझ में आया कि किस तरह से वो फार्मिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन्हें समझ में आई बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो वही है वो अपर पैलियोलिथिक जो एज थी या टाइम पीरियड था उसके साथ कंसाइड करता है। पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन मेनी हिली स्लोप्स एंड रिवर वैलीज ऑफ कंट्री। दे आर एब्सेंट इन एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। अब अगर हम पैलियोलिथिक साइट्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा दिखती है हिली स्लोप्स में। अब मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि हर चीज का एक पैटर्न है और उस पैटर्न का पीछे कोई रीजन होता है। अब अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आइस एज खत्म होती जा रही थी, तो इट कंसाइडेड कि लेस ह्यूमिड और थोड़ा सा वार्मर हो रहा था। तो इसलिए जो लोगों का हमें सेटलमेंट दिखता है, जो ये हमें साइट मिलती है अपर पैलियोलिथिक की, वो हमें कहाँ मिल रही है? हिली स्लोप्स के पे। और कहाँ मिल रही है? रिवर वैली पे। मगर हमें जो प्लेन्स है अभी वहां पे नहीं मिली, क्योंकि लोग वहां पे अपने आप को बेटर सेटलमेंट के अकॉर्डिंग समझने लग गए थे। धीरे 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 फिर वो और नीचे आना शुरू किया उन्होंने एलुवियल प्लेन्स के दौरान। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो ये है अपर पैलियोलिथिक की बात। अब आता है जब हमारा पैलियोलिथिक की अब हमने डिस्कस कर लिया, अब आती है बात मिजोलिथिक की। अब अगर हम मिजोलिथिक एज की बात करें तो फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने आपसे अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि अपर और लोअर में फर्क होता है, मिडिल वाले में या ट्रांजिशन फेज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं मिलते, एक्सट्रीम डिफरेंसेस। तो वही मिजोलिथिक एज की भी बात है। अपर पैलियोलिथिक एज केम टू एंड विद एंड ऑफ आइस एज अराउंड 9000 BC। क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। अब उससे क्या हुआ? जो ह्यूमंस थे वो हंटर एंड हर्डर्स बनते शुरू हो गए, और ये ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, राइट। पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग। अब यहाँ पे और क्या चीज इंक्लूड हो रही है? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तो वार्म क्लाइमेट होने की वजह से अब वहां पे फिशिंग, फूड गैदरिंग और ये सब कुछ स्टार्ट होता चला गया। और फिर लेटेस्ट स्टेज में तो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। ये हम बात कर रहे हैं मिजोलिथिक एज की। पहले हमने पैलियोलिथिक एज की बात करी, वहां पे डोमेस्टिकेशन नहीं था। मिजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं, मिजोलिथिक है तो माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये उनकी मैंने एक फोटो नेट से देख के लगाई है सो दैट वी अंडरस्टैंड कि इस तरह के कुछ टूल्स थे, माइक्रोलिथिक टूल्स, अगर हम उनकी बात करें। और अगर इनकी साइट्स की बात करें तो ये राजस्थान, सदर्न यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। अब हमने पहले क्या डिस्कस किया था, अभी हमने क्या डिस्कस किया था अपर पैलियोलिथिक में, कि जो सेटलमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपर पैलियोलिथिक में सेटलमेंट बेसिकली हिली एरिया वगैरह में ही थी। एलुवियल जो प्लेन्स थे वहां पे लोग ज्यादा सेटल नहीं हुए थे। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एलुवियल प्लेन्स है, या जो हम ये लोग ये गंगा प्लेन्स ये सब की बात करें, अब लोग वहां पे अपनी सेटलमेंट करते शुरू हो गए थे मिजोलिथिक एज में, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि वो हिली से फिर नीचे आए थे। सो राजस्थान, सदर्न यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, इन सब में जो हमें मिजोलिथिक एज है उसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं, उसकी हमें साइट्स मिलती हैं। तो अगर आप मैप में इन सबको पॉइंट आउट करोगे तो बहुत इजीली पैटर्न्स के साथ आप थोड़ा बहुत गेस वर्क से काम कर सकते हो। अब देखो हर चीज याद रखना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप चीजों के पैटर्न बनाओगे ना तो वो आपको लॉन्ग रन तक याद रहेगा। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म्स निमोनिक्स वगैरह बनाना वो मैं भी आपको बता सकती हूँ, पर उसका कोई सेंस नहीं है। निमोनिक याद करना है तो याद तो फिर भी करना है, ऐसा तो नहीं एक चीज है। जैसे हमने स्कूल में मैथ्स की क्लास में बॉड मास का हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो एक ही तो फॉर्मूला था बॉड मास का। अगर सपोज मुझे हर चैप्टर में 10-10 फॉर्मूला ऐसे याद करने पड़ते हैं निमोनिक्स बना के, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं इतने सारे निमोनिक्स याद कैसे करूंगी? उसकी बजाय अगर मैं कंसेप्ट बना लूं, मैं अब जैसे मैंने आपको बोला कि ठीक है हिली एरिया से फिर वो प्लेन्स में आ रहे हैं, ये लोकेशंस है, तो वो समझना फिर भी आसान है।
अगर मैं वो पैटर्न से समझ रही हूँ, अगर मैं वैसे बैठ जाऊंगी हर चीज का निमोनिक बनाने, तो मेरे लिए तो मतलब मुझे तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं लगता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों के पैटर्न बनाए ना, तो वो पैटर्न लॉन्ग रन तक याद रहेगा, और आप जो वो रिकॉल बोलते हो कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉल, वो आप हर हाल में रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट को समझ के एक अपने माइंड में पैटर्न बनाया है। हम हमेशा बोलते हैं नोट मेकिंग, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, माइंड मैपिंग, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस तरह से कंसेप्ट समझ के उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और माइंड मैपिंग ही कर रहे हो। बस वो पेपर पे करने की बजाय माइंड में हो रहा है, और जो माइंड में किया हुआ है वो हमेशा याद रहेगा। So Azamgarh in MP, Bagaur in Rajasthan provide earliest evidence of for domestication of animal in around 5000 BC। अब देखो, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन की, तो डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? What we had said, मेसोलिथिक एज में, और उसकी हमें जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं एमपी में और राजस्थान में। अब वो आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, राजस्थान में, सदर्न यूपी में और ईस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में हमें जो साइट्स है वो मिली हैं, तो इससे आपको ये याद करना इजी हो जाएगा। पीपल ऑफ पिलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस प्रैक्टिस पेंटिंग्स। अब हमें भीमबेटका, मैंने आपसे ये कहा है प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमंस राइटिंग स्किल्स नहीं जानते थे, ड्राइंग स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो हमें इन सब की ड्राइंग स्किल्स हमें दिखते हैं भीमबेटका जो हमारी केव्स है उनमें, एमपी में। तो ये है मोर अबाउट मेसोलिथिक एज। देन कम्स ऑन नदर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास इन बेलन वैली, ऑल थ्री फेसेस ऑफ पिलियोलिथिक फॉलोड बाय मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक इज फाउंड इन सीक्वेंस, सो विद मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बेलन वैली है वो आपको याद रखना है। जो बेलन वैली है उसमें तीनों जो ये फेसेस है ना, पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों मिलते हैं, और नर्मदा वैली में भी सेम यही चीज है। तो इसमें देखो दो ही चीजें याद करनी है, बेलन वैली और नर्मदा वैली। तो आपको ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा, एक बार इनका लोकेशन ट्रेस कीजिए और फिर आप समझ लीजिए कि अच्छा इन जगहों पे ये तीनों की तीनों फेसेस हमें मिलते हैं, तो आप वो पैटर्न वहां पे भी रिकॉग्नाइज करोगे। और मैं फिर बार बार कह रही हूँ, हर लोकेशन याद करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये नहीं होगा। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो अलग चीज है, अदरवाइज नॉर्मल मतलब जो वैसे जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए हर एक जगह को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखो फिर जब हमें आंसर्स में भी कोट करना है तो हर चीज रिकॉल करनी भी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने पैटर्न से बनाया हुआ है तो आप जर्नलिस्ट वे में उसको, अगर आपको याद नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट का, तो आप जर्नलिस्ट वे में भी उस चीज को आप समझा के आगे बढ़ सकते हो, वो आपको नंबर जरूर प्रोवाइड कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेसोलिथिक एज। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट मेसोलिथिक एज वेरी वेल। नाउ इज द लास्ट एज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर स्टोन एज, दैट इज नियोलिथिक एज। अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड प्रोड्यूसर, कि ह्यूमंस इस समय फूड प्रोड्यूसर्स बन चुके थे। दैट मींस फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, और दैट स्टार्टेड इन 9000 BC। ओनली सेटलमेंट इन मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान में, जो हमें मेहरगढ़ में ये सेटलमेंट मिलता है। और अगर हम इनकी टूल्स की बात करें तो अब देखो उनके टूल्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्किनिंग वगैरह नहीं करना है, उन्हें फार्मिंग भी करनी है। तो जो इनके टूल्स थे वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं, और वो स्टोन एक्सिस भी यूज करेंगे। एक्सिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। हमने क्या समझा है, जितनी पिलियोलिथिक स्टेजेस हैं उन सब में हम लोगों ने ये देखा है कि बेसिकली वो हंटर के फॉर्म में चले। मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। अब अगर हम नियोलिथिक की बात करें, उसमें थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया है, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए हैं, फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। और फार्मिंग स्टार्ट किया तो एक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मगर ये स्टोन एज है, आयरन एज नहीं है, इसलिए जो एक्सेस होंगे वो स्टोन के बने होंगे। और अगर हम नदरन वेस्टर्न ग्रुप की बात करें तो वहां पे जो एक्सेस यूज होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, और उसका जो एजिंग एज थे कर्व्ड कटिंग एजेस होते थे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है कि अब देखो, आप पहले एक बार देख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहे हैं तो वहां पे पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस थे विद रेक्टेंगुलर बट, और अगर हम सदर्न ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां पे ओवल साइड्स थे और पॉइंटेड बट था। अब देखो ये डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डिफरेंट थी, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक्सेस में भी चेंजेस किए हैं। आप समझ रहे हो, हर चीज के पीछे रीजंस है। हम हमेशा वही करते हैं जिस चीज की हमें जरूरत होती है, अगर हमें जरूरत नहीं होगी तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे भी है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस दैट पीपल यूज्ड ओवर देयर। सो अगर हम कश्मीर की बात करें, देखो जब हम नियोलिथिक एज की बात, नियोलिथिक कल्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पे कश्मीर की बात बहुत आएगी। तो कश्मीर नियोलिथिक कल्चर जो था वो क्योंकि सबसे अलग था, यहाँ पे जो लोग थे वो पिट्स में रहते थे, वो लेक्स की साइड में रहते थे, जो वहां लेक होती थी उसकी साइड में पिट्स में रहते थे, और वो हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे। अब क्योंकि वो देखो लेक के पास रहेंगे तो हंटिंग और फिशिंग तो वो करेंगे, राइट, क्योंकि पानी उनके पास है तो फिशिंग के लिए फिश बहुत होंगी तो वो फिशिंग जरूर करेंगे। तो इसलिए उनका हंटिंग और फिशिंग का इकोनॉमी था। और अगर हम गुफकुरल, अब ये जो साइट है ना,
ये साइड भी कश्मीर में ही है। यहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दोनों चीज होती थी। फिर अगर हम नियोलिथिक लोगों की बात कर रहे हैं कश्मीर में, नियोलिथिक पीपल इन कश्मीर यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल, पर वो बोन्स के बनी हुए वेपन्स भी यूज करते थे, क्योंकि बोन्स भी शार्प होती है और एट द एंड वो उनके लिए हेल्पफुल था। अब हमें, आप पूरी अगर चीजें समझ रहे होंगे, हमने पहले क्या देख लिया है कि इस समय नियोलिथिक में जो लोग थे वो फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे, उनके जो टूल्स थे वो उनके हिसाब से थे कि वो फूड प्रोड्यूसर है, तो एक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट शेप में हमें टूल्स मिलते हैं। फिर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर नियोलिथिक थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वहां पे लोग पिट्स में रहते थे, और पिट्स में कहाँ रहते थे, लेक्स की साइड में। अब होता क्या था, क्योंकि लेक्स के पास है तो इसलिए वो वहां पे फिशिंग वगैरह प्रोमिनेंट था। और फिर आता है कि अगर हम नियोलिथिक पीपल की बात करें, नियोलिथिक पीपल इन कश्मीर यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल बट ऑल्सो वेपन्स ऑफ बोन्स। सो पीपल ऑफ बरजोम यूज्ड कोर्स ग्रे पोट्री। अब देखो यहाँ पे पोट्री भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम नियोलिथिक एज में हैं, तो पोट्री भी स्टार्ट हो गई थी। वहां पे डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, और ऐसा देखा गया कि वहां पे बरियल मिली हैं, उनमें भी जो आदमियों को दफनाया गया है उनके साथ जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, क्योंकि उनको भी दफनाया गया था। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले भी लोग मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, तो वहां पे लोग वहां पे जो अर्थन वेसल वगैरह थे वो उसमें वो लोग खाना वगैरह जो भी था वो भर के रख देते थे। तो वैसे ही जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वगैरह होंगे उन्हें भी वो बरी कर देते होंगे अलॉन्ग विद देयर ओनर, ताकि ये उनके साथ आगे चला जाएगा। Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So that shows कि उस वहां पे domestication of dogs बहुत मतलब prominent था. Those in south of Godavari river use stone axes and some kind of stone blade also, fire bagged earthen figurine. अब देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इन चीजों से दिख रहा है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही थी। अगर हम एशिया की बात करें कि एशिया में कितनी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट होती जा रही थी। ठीक है, अभी तो वो आइस एज से बाहर आए, उन्होंने फूड प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस वगैरह ये सब कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उनको ये भी पता चल रहा है कि हमें कैसे अपनी जो पोट्री है वो स्टार्ट करनी है। और फिर वो स्टार्टिंग में भी जो पोट्रीज के साथ साथ उन्होंने कुछ फिगरिन मतलब कुछ ऐसे कुछ आइडल्स बोल लीजिए या कुछ भी इस तरह के कुछ मूर्ति वगैरह कुछ ऐसी भी बनाई हैं। पोजेसेस कैटल, शीप एंड गॉड्स। नियोलिथिक सेटलर्स वर अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज, क्योंकि हमने वो समझ लिया है कि वो फार्मिंग कम्युनिटी थी। नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ प्रोड्यूस्ड व्हीट, कॉटन एंड लिव्ड इन मड ब्रिक हाउस। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हम उस समय के हिसाब से बात करें तो। अर्लियर हैंडमेड पोट्री था, फिर उसके बाद फुट व्हील पोट्री था, वो इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ये हमें सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि किस तरह से ह्यूमन कितनी जल्दी से चीजें अडेप्ट करके आगे बढ़ रहे थे। अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें, period between 9000 BC and 3000 BC saw remarkable progress of tech in Western Asia, because people developed art of cultivation, weaving, पोर्ट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, राइटिंग एक्सेट्रा, सब कुछ डेवलप होता जा रहा था। इसी वजह से अब आगे सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। सो दिस शोज कि किस तरह से नियोलिथिक जो हमारा एज था वो बहुत इंपॉर्टेंट एज है, जिसमें एक्चुअली बहुत तेजी से ह्यूमन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। और वो सारी चीजें डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, एंड अलॉन्ग विद द वेदर पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोड्यूस फूड। और जब उन्हें फूड प्रोडक्शन के बारे में पता चला तो डेफिनेटली उसके साथ साथ उन्हें और भी बहुत सारी चीजें पता चली, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, क्योंकि अगर आपको फूड प्रोड्यूस करना है तो आपको उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए। तो वैसे उन्होंने और चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। अब फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो फूड कहीं रखने को भी चाहिए, पकाने को भी चाहिए, तो इसलिए वो जो पोट्री है उसका इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो इंसान ने जो भी किया अपनी जरूरत को किया, पर बहुत स्पीड से किया। ये हम लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये है अबाउट नियोलिथिक एज। सो दिस इज अबाउट नियोलिथिक एज। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट, if we go back, we had understood about different phases, we had understood about Paleolithic age, फिर हमने Paleolithic के फर्दर डिविजन्स देखे, फिर हमने Mesolithic एज देखा, फिर हमने Neolithic एज के बारे में डिस्कस किया। So this was it for this particular video guys. I hope you get lot of value out of this video, and
I believe you had made notes also, because note making is equally important, and I had given you one assignment. Do complete it and give me screenshot in the comment box below. I will love to see your assignments to be submitted over there, and I will revert back to it for sure. So thank you so much guys for being there, and I will see you all in the next video with next chapter. Till then, bye bye.